यहाँ तक तो हम लोगों ने बायो एलिमेंट्स, पॉलीमर की क्रिएशन और पॉलीमर की ब्रेक डाउन को डिटेल में स्टडी किया। अब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल की, दैट इज द वाटर। आपने अक्सर सुना होगा कि साइंटिस्ट जो है वो दुनिया में लाइफ तलाश करने के लिए पानी को ढूंढ रहे होते हैं, कभी चांद पर, कभी मार्स वगैरह पे। तो ऐसी क्या रीज़न है कि जो पानी इसेंशियल है फॉर द लिविंग थिंग्स? उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, इवन अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन के अंदर जो है वो 70% जो है वो वाटर होता है। और आप सब ने तो जेलीफिश देखी होगी। जेलीफिश की बॉडी जो होती है वो काफ़ी जिलेटिनियस और ट्रांसपेरेंट होती है। इसकी रीज़न यही है कि जेलीफिश के अंदर 99% जो है वो वाटर है। वाटर को अंदर काफ़ी ज़्यादा नेचर ने ऐसे कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं जो किसी और सॉल्वेंट या किसी और मॉलिक्यूल में मौजूद नहीं हैं। दैट्स वाई पानी जो है वो किसी भी लिविंग थिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो उसके चार्ज मॉलिक्यूल। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो नॉर्मली जो 3 एटम कंपाउंड होता है वो इस तरह का होता है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये इस कंडीशन से श्रिंक होके ऐसा एंगल क्रिएट कर लेता है जिसके दरमियान में 104 का एंगल बने। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन जो है क्योंकि वो पॉजिटिव का सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ मूव कर गया तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का जो है वो चार्ज आ रहा है। और यही जो है ये पानी को पोलर बना देते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स प्रेजेंट हो। अब इन पोल्स का फ़ायदा क्या है? इस पोलैरिटी की वजह से पानी जो है वो किसी भी कंपाउंड को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। दैट्स वाई अगर आप साइटोप्लाज्म को देखो तो 90% साइटोप्लाज्म के अंदर पानी होता है और सारे सेल के जो रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से करें कि ये ऑक्सीजन, इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड को जो है वो डिसॉल्व किया। अब सोडियम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है जबकि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सोडियम का पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करेगा और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करेगा और इस तरह सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसकी इसी कंपाउंड या इसी पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग एटम मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान में होती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट होती है और ये उस टाइम प्रेजेंट होती है जब किसी भी कंपाउंड पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव एटम है हाइड्रोजन का, ये साथ वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके दरमियान एक क्रिएट कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड और इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं और उनके दरमियान में कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती। इसको अगर आप इस तरह देखें कि अगर हम पानी को बॉयल करने का स्टार्ट करें तो पानी के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो एक मॉलिक्यूल जो है वो इजीली एस्केप नहीं कर सकता, उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है पानी के मॉलिक्यूल से एस्केप करने के लिए। इसको देखने के लिए आप इस तरह भी देखेंगे, अगर आप पानी के ग्लास के अंदर एक सुई डालें तो आपने देखा होगा कि जो सुई है वो पानी के ऊपर तैर रही होती है। वो पानी पे इसलिए तैरती है क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है जिसको आपकी जो कोई भी नीडल या कोई भी हल्की सी चीज़ जो है वो तोड़ नहीं सकती और वो चीज़ पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी कोहेशन एंड एडहेशन है। कोहेशन एंड एडहेशन क्या है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर रेज करने के लिए जो आप एनर्जी रिक्वायर करें। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स या उस कंपाउंड का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम बीकर के अंदर जो है वो 500 मिलीलीटर वाटर लें और एक और उसी साइज़ का बीकर लें जिसके अंदर हम लोग जो है वो 5 मिलीलीटर ऑयल लेते हैं। अब इसको हम लोग हीट देते हैं। जैसे ही हम हीट देना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो ऑयल है वो बबल्स बनाना शुरू कर देगा और उसमें से जो है वो बबल्स बनना शुरू कर देंगे।
جبکہ جو پانی ہے اس کو زیادہ ہیٹ دینی پڑے گی ایز کمپیئر ٹو سیم اماؤنٹ آف آئل اس کے اندر ببلز یا اس کو گیس فارم میں کریٹ کرنے کے لیے. سو دس از دی ہائی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی. اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ آپ کے باڈی کے اندر جب ہیٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے، تو تھوڑا سا پانی میکسیمم ہیٹ جو ہے وہ ایبزارب کر لیتا ہے، اور اسی لیے وہ پانی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ایویپوریشن کا پروسیس اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا سا پانی کا مالیکیول جو ہے وہ آپ کی پوری باڈی کو جو ہے وہ ایزیلی ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ہائی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی کے ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جو پانی کا مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ایزیلی ویپرائز یا ہیٹ اپ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی یا کسی بھی لیونگ تھنگ کی باڈی کے اندر سے میکسیمم ہیٹ کو وہ جو ہے وہ ایبزارب کر کے آپ کی باڈی کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کر دیں گے، اور اس کے ٹمپریچر ہومیوسٹیسس یا آسموریگولیشن کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے یہ پلے کریں گے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ سینڈ اور واٹر دونوں کو جو ہے وہ ہیٹ کریں تو بیچ جو ہے وہ زیادہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا زیادہ جلدی گرم ہو جاتا ہے، جبکہ پانی جو ہے وہ نارملی اپنا ٹمپریچر مینٹین کر رہا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ایکویٹک لائف ہوتی ہے وہ آسانی سے زندہ رہ سکتے ہیں، اور ٹمپریچر فلکچویشن کم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سروائیول کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انہینس ہو جاتے ہیں. پھر یہی بات جو ہے وہ ہائی ہیٹ آف ویپرائزیشن میں ہے. ہائی ہیٹ آف ویپرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سبسٹینس کو اتنی ہیٹ پرووائڈ کی جائے کہ اس کے جو مالیکیولس ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں انٹو گیسز فارم. یہاں پہ یونٹ میس یہی بات کر رہا ہے کہ یو شوڈ ریمبر کہ اگر آپ نے دو مالیکیولس یا دو لیکوڈ کو کمپیئر کرنا ہے تو ان کا والیوم جو ہے وہ یا میس سیم ہونا چاہیے. پانی کی بات کریں تو پانی کو 574 کیلوریز 1 گرام کے پانی کو چاہیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنورٹ کر دے انٹو گیسز فارم. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے وی پروڈیوس سویٹ، اینڈ سویٹ از آلسو دا فارم آف واٹر. پانی آپ کی باڈی سے جو ہے وہ ساری ہیٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے، اور اس ہیٹ ایبزارب کرنے کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک دم سے کول ڈاؤن ہو جاتی ہے. 100 ملی لیٹر آف واٹر میں سے صرف 2 ملی لیٹر آف واٹر جو ہوگا وہ انف ہوگا بقایا باڈی کے ٹمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے. اگین اس کے اگر ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو باڈی کے اندر جو ہے وہ آسموریگولیشن اور ہومیوسٹیسس کی مینٹیننس کے لیے جو ہے یہ پانی ریکوائرڈ ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ کی باڈی کے اندر پانی ہوگا یا آپ گرمیوں میں جتنا زیادہ پانی پئیں گے آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ٹمپریچر کانسٹنٹ رہے گا اور آپ کی باڈی جو ہے وہ کول ڈاؤن رہے گی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہائیڈروفوبک ایکسکلوژن کی. پانی کیونکہ پولر مالیکیول ہے تو اس کے پاس جو بھی نان پولر مالیکیول آتا ہے لائٹ، آئل، ایتھر، تو وہ پانی کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایزیلی ڈیزالو نہیں ہو سکتا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اندر آپ کچھ ڈراپس جو ہیں وہ آئل کے ڈالیں تو وہ جو آئل ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دے گا، اور ایک آئل کا مالیکیول جو ہے وہ دوسرے آئل کے مالیکیول کو ڈھونڈ کے اس کے ساتھ کمبائن ہو کے ایک لارج ڈراپلیٹ کریٹ کر لے گا. دس از دی پراپرٹی نون ایز ہائیڈروفوبک ایکسکلوژن. یعنی جب بھی آپ پانی کے اندر جو ہے وہ ہائیڈروفوبک یا کوئی بھی نان پولر سبسٹینس ڈالیں گے وہ اپنے آپ کو کرمپل کر کے ایک لارج مالیکیول کریٹ کر لے گا، اور اس کی میکسیمم کوشش ہوگی کہ وہ پانی سے جو ہے وہ کم سے کم انٹریکٹ کرے. اب ہم بات کرتے ہیں آیونائزیشن کی. آیونائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پانی کے مالیکیولس کو دیکھو تو اپون نیڈ واٹر مالیکیولس کین کنورٹ انٹو ہائیڈروجن اینڈ ہائیڈروکسل آئن. آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ پانی کا جو مالیکیول ہے وہ ایک ہائیڈروجن آئن اور ہائیڈروکسل آئن یعنی کہ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں آئنس جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر لیٹ سپوز کرے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ واٹر مالیکیول کے انٹریکٹ کر رہا ہے کسی ایسڈ کے ساتھ، تو اس ایسڈ کو جو ہے بائی ریلیزنگ، اب یہ ایسڈ جو ہے وہ ہائیڈروجن آئن ریلیز کر رہا ہوگا تو ہائیڈروکسل آئن جو ہے اس ہائیڈروجن آئن کو ایکسیپٹ کر کے پانی کے جو ہے وہ بفر آئن یعنی کہ بفر مینٹین کر لے گا. اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہائیڈروجن آئن ہائیڈروکلورک ایسڈ اور واٹر مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو ایسیڈیٹی کو جو ہے یہ ہائیڈروکسل آئن جو ہے یہ نیوٹرلائز کر لے گا. اور اسی طرح کوئی اگر اسٹرانگ بیس جو ہے وہ پانی کے اندر ریلیز کی جائے گی تو پانی اپنے ہائیڈروجن آئن کے تھرو اس بیس کے ہائیڈروکسل آئن کو نیوٹرلائز کر دے گا. سو دیٹس وائی آپ کے بلڈ کے اندر سم ٹائمز کوئی ایسا ٹاکسک کیمیکل آ جائے جو کہ ایسیڈک یا بیسک ہو تو اس کو مینٹین کرنا یا اس کو نیوٹرلائز کرنا جو ہوتا ہے وہ واٹر کا فنکشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ابھی پچھلے ٹاپکس میں کنڈنسیشن اور ہائیڈرولسس کا پروسیس پڑھا تھا، تو ان دونوں کے اندر جو تھا وہ پانی کے مالیکیول کی جو تھی وہ بریک ڈاؤن ہو رہی تھی انٹو آئنس. سو دیٹس وائی آیونائزیشن جو ہے وہ بھی پانی کے اندر لیونگ تھنگس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے ان مینٹیننگ دا پی ایچ آف لیونگ تھنگس اینڈ آلسو ان ایکٹنگ بریکنگ دا لانگ چین آف دا پولیمر
और क्रिएटिंग द लॉन्चिंग ऑफ द पॉलीमर। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर डेंसिटी ऑफ आइस की। अब दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। अगर आप इस मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये लिक्विड फॉर्म है, और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेटेड है, यानी इनके अंदर कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। जैसे ही लो टेम्परेचर आप देना शुरू करेंगे तो माइनस टेम्परेचर की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे अरेंज होंगे कि उनके बीच में जो है ये एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे। ये एम्प्टी स्पेसेस जो हैं ये पानी के अंदर जो है वो पानी की डेंसिटी को जो है ये डिक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये लिक्विड के तौर पे जब लिक्विड आइस में कन्वर्ट होगी तो वो 9% मोर स्पेस लेगी एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर। तो इसके ज़्यादा स्पेस से ये होगा कि जैसे ही पानी की जो है वो पानी के अंदर बर्फ़ बनना शुरू होगी तो वो बर्फ़ अपनी लो डेंसिटी की वजह से पानी के ऊपर आ जाएगी, और पानी के ऊपर आके मज़ीद एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक होल शीट ऑफ आइस क्रिएट कर देंगी। ये आइस की शीट जो है ये वाटर के अंदर जो है वो लिविंग या मॉलिक्यूल या टेम्परेचर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि पानी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, वो सर्वाइव कर होते हैं। अगर पानी फ्रीज होगा तो बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ जिसमें फिशेस, व्हेल्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं, उन सब की जो है वो डेथ हो जाएगी। तो पानी जो है वो इसके अंदर जैसे ही आइस क्रिएट होती है तो वो आइस सबसे पहले टॉप पे आ जाती है, और टॉप पे आके बिकॉज ऑफ द लोअर डेंसिटी एक आइस शीट क्रिएट कर देती है। ये आइस शीट एज ए इंसुलेटर काम करती है, यानी जैसे ही मज़ीद ठंडी हवाएं इसके ऊपर अटैक करेंगी तो आइस जो है वो बिकॉज ऑफ इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टी उन एयर को जो है वो ठंडी हवाओं को स्टॉप करेगा, जिसकी वजह से जो है वो पानी के नीचे जो है वो आइस के नीचे जो टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री ही रहेगा, और उसके अंदर जो फिशेस वगैरह हैं वो इजीली सर्वाइव कर लेंगी। और इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो टेम्परेचर लो डाउन होता है या ठंडा होना शुरू होता है तो हमारी बॉडी जो है वो उसको भी अच्छे से मेंटेन कर लेती है। अब हम बात करते हैं कोहेशन एंड एडहेशन की। कोहेशन इज नॉन एज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल and adhesion is known as attraction of water molecule with the surface of other solids। पहले हम बात कर लेते हैं कोहेशन की। कोहेशन को स्टडी करने के लिए अगर लेट सपोज करें दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट कर देगा। उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को क्रिएट करने की वजह से ये होगा कि कोई भी कंपाउंड जो है वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर सकेगा, और पानी जो है वो इजीली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन क्रिएट करेगा। सरफेस टेंशन को फिर इमेजिन करने के लिए आपने कोई तिनका अगर आप पानी में फेंके तो आपने देखा होगा कि जो पानी होता है वो उसके अंदर वो तिनका इजीली नहीं डूबता, बल्कि सरफेस टेंशन की वजह से उसकी सरफेस पे फ्लोट कर होता है। या फिर आपने कभी ग्लास के अंदर जो है वो पानी भरना शुरू किया होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि ग्लास से ज़्यादा पानी भरना शुरू कर देते हैं लेकिन पानी नहीं गिरता। रीज़न यही है कि जो कोहेशन होती है वो पानी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं कि पानी जो है वो ग्लास से ज़्यादा होने के बावजूद नीचे नहीं गिरता। एडहेशन की बात करें तो एडहेशन के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी बीकर के अंदर अगर आप पानी को डालें तो पानी जो है वो इस तरह की लेयर क्रिएट करता है। ये लेयर इसलिए होती है क्योंकि ये एडहेशन की वजह से पानी जो है वो कैपिलरी या किसी भी वॉल सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। यानी अगर दिस इज द वॉल सरफेस तो पानी के मॉलिक्यूल इस तरह रहने के बजाय उसके साथ जो है वो अट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। सो दिस इज द कोहेशन। अगर आप लेट्स सपोज करें ये वॉल है तो पानी के मॉलिक्यूल इस तरह रहने के बजाय उसके ऊपर इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द वाटर मॉलिक्यूल। इसी को हम एडहेशन कहते हैं। इसकी वजह से पानी किसी भी कैपिलरीज के अंदर, चाहे वो रूट से स्टेम तक की मूवमेंट हो या हमारी ब्लड वेसल्स में पानी का या ब्लड का फ्लो हो, वो इसी एडहेशन की वजह से जो है वो पानी किसी भी वेसल के अंदर इजीली मूव कर सकता है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? इसका एडवांटेज ये होगा कि आपकी जो जाइलम वेसल्स है उसके अंदर विदाउट एनी फोर्स पानी जो है वो मूव कर सकता है फ्रॉम रूट्स टू लीफ, और हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। तो यूं तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वाटर की कंप्लीट हो गई, और इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पानी जो है वो ज़िंदगी के लिए और लाइफ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की सिर्फ यही अट्रैक्शन और मॉलिक्यूल्स का जो है वो आयनाइजेशन जो है वो पानी को इतना यूनिक कर देता है कि दुनिया के अंदर किसी भी जगह अगर आपने लाइफ स्टार्ट करनी है तो वहाँ पे पानी की क्रिएशन जो होगी वो मस्ट होगी।